दोस्तों, दुनिया के करोड़ों सालों पुराने जैविक इतिहास में आज तक 10 लाख से ऊपर ऐसी अलग अलग जानवरों और पक्षियों की प्रजातियां इमर्ज हो चुकी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। एक एवरेज देखा जाए तो आज तक धरती पर इमर्ज होने वाली करीब 36% से भी ज़्यादा स्पीशीज ऑफिशियल रिकॉर्ड में विलुप्त हो चुकी हैं। अनऑफिशियली तो भगवान जाने ये आंकड़ा कहाँ पर होगा। और टेक्निकली देखा जाए तो किसी भी स्पीशीज के विलुप्त होने के पीछे बहुत से कारण होते हैं। इतने सालों में अभी तक 5 तो मास एक्सटिंक्शन ही हो चुके हैं, जिनमें लाखों प्रजातियां ग्लोबल टेम्परेचर में होने वाले उतार चढ़ाव, आइस एज और एस्ट्रॉयड या मेटेरॉयड के टकराने से या किसी ज्वालामुखी के अचानक फट जाने से विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन क्या आप इन सभी बातों पर यकीन करेंगे कि इतिहास में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स रहे हैं जिनके विलुप्त होने की वजह हम इंसान थे? और पता है वो स्पीशीज विलुप्त क्यों हुई थी? क्योंकि हम लोगों ने उनका शिकार करके उनके मांस को इतना खाया कि एक के बाद एक उनकी पॉपुलेशन ही खत्म हो गई और आज हम उन्हें देख ही नहीं पाते। ये फैक्ट्स हंसी मजाक नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जो इंसानों की भूख की वजह से विलुप्त हो गए। तो इसी बात पर बिना वक्त ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं डेडली एपेटाइट से भरे आज के इस एपिसोड को। पैसेंजर पिजन। आजकल अगर आप देखेंगे तो पक्षियों के माइग्रेशन साइकिल में एक बहुत बड़ा अंतर न सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से आने लगा है, बल्कि इस बदलाव का कारण कहीं ना कहीं इंसानों के जीवन में और लाइफस्टाइल में आने वाला रैपिड चेंज भी है। लेकिन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पैसेंजर पिजन जाने से ही अपनी लाइफ स्टाइल में माइग्रेट करने के लिए जाते थे। मेजरली ये पक्षी नॉर्थ अमेरिका में ही पाए जाते थे, जहां इनके हर एक झुंड में हजारों पक्षी बड़े आराम से रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि सन 1790 में इस पक्षी की करीब 5 बिलियन की आबादी धरती पर रहा करती थी और ये पक्षी झुंड में रहने के इतने ज़्यादा प्रेमी थे कि जब भी ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने के लिए जाते थे तब इनके झुंड के ऊपर से उड़ने के कारण सूरज की रोशनी इफेक्ट होने लगती थी और लगता था मानो घनी दोपहर में शाम का मंजर बन गया हो। और इसी वजह से अपने इस कैरेक्टरिस्टिक को लेकर ये और ज़्यादा फेमस हो गई। हालांकि इनकी फेम ही इनकी मरने की सबसे बड़ी वजह बनी। रीज़न बताता हूँ क्यों। दरअसल 19वीं सदी आते ही इस पक्षी के मीट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब हमने तो खाया नहीं, लेकिन लिटरेचर में बयां किया जाता है कि इसका मीट काफ़ी यूनिक और डिलीशियस टेस्ट रखता था, जिस वजह से लोग एक अच्छे पैसेंजर पिजन के पीस के लिए उस वक्त सैकड़ों डॉलर देने को तैयार रहते थे। यही कारण था कि 1820 में अचानक लोगों ने एक बिजनेस बनाकर इनको बिना किसी लिमिट के बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। चूँकि ये पक्षी हमेशा झुंड में रहा करते थे, इसलिए ये जहाँ कहीं भी बसते थे वहाँ हर एक झुंड में कई बार लाखों पैसेंजर पिजन्स भी रहा करते थे, जिस वजह से एक वक्त के बाद लोगों के अंदर पैसे की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने प्रकृति के नियमों को तोड़कर सीधा इनकी पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करके इनके घोंसलों में हमला करना शुरू कर दिया, जिस कारण एक के बाद एक इनकी आबादी इतनी तेजी से घटी कि 20वीं सदी आते आते करोड़ों की आबादी में मौजूद ये पक्षी कुछ हज़ारों में तब्दील हो गए। और जब तक लोगों को इस बात का एहसास हुआ तब तक इतनी देर हो गई कि सारे पक्षी अपने प्राण त्यागने लगे थे। और फाइनली 1 सितंबर 1914 के दिन सिनसिटी जू में इस प्रजाति की सबसे आखिरी पक्षी मार्था भी मर गई और उसी के साथ इसका स्टेट्स हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त पर डाल दिया गया। डोडो। दोस्तों, क्या आप यकीन मानेंगे कि एक पक्षी की खोज 1507 में हुई थी और अपनी खोज होने के बाद इतनी तेज़ी के साथ उसकी हत्या करी गई कि उसकी ज़िंदगी 200 साल भी नहीं चली। मैं बात कर रहा हूँ डोडो की। 16वीं शताब्दी में सेलर्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पानी की लहरें नहीं बल्कि उन लहरों के बीच खाना ढूंढना था, क्योंकि ज़्यादातर खाने की चीज़ें ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाती थी, जिस वजह से कई बार ख़राब खाने की वजह से ही सफ़र कर रहे लोगों की मौत हो जाती थी। इसी कश्मकश में एक दिन जब कुछ पुर्तगाली सेलर्स भारत आ रहे थे तो मॉरिशस के पास 1507 में उन्हें ये पक्षी दिखा और उसी साल इसे पहली बार देखा गया। बिल्कुल ही हार्मलेस और क्यूट से दिखने वाले डोडो ने इंसानों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन पुर्तगाली सेलर्स के हिसाब से इस पक्षी का मीट ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश रह रहा था अगर बाकी सभी चीज़ों के मान से कंपेयर किया जाए तो।
और जैसे ही ये बात उस पुर्तगाली सेलर ने अपनी किताब में लिखी, उसके बाद दुनिया भर की आबादी या तो मॉरिशस खुद इसका शिकार करने आने लगी, या मॉरिशस के लोग जो पहले डोडो के साथ कोएग्जिस्ट करते थे, वो पैसों की लालच में खुद ही इनको मारकर मार्केट में बेचने लगे। लोग इतने अंधे हो गए कि 1681 में पूरी दुनिया के आखिरी डोडो को भी संरक्षित करने की बजाय उसको मारकर बेच दिया गया। और यही कारण है कि साइंस की उन्नति ना होने की वजह से और मॉडर्न टाइम में एक्सटिंक्ट होने के कारण डोडो को लेकर ना तो कोई बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस हैं, ना तो कोई फॉसिल्स, ना तो कोई सिग्निफिकेंट म्यूजियम स्पेसिमेन, और ये फ्लाइटलेस पक्षी बस इतिहास में दर्ज हो चुका एक पन्ना बनकर रह गए। स्टेलर सी काऊ। अगर आपको 174 सालों का आंकड़ा भी बहुत लग रहा है तो इस समुद्री गाय की परिस्थिति आपको हैरान कर देगी। 1741 में जर्मन नेचुरलिस्ट जॉर्ज स्टेलर द्वारा खोजी जाने वाली ये सी काऊ नॉर्थ पैसिफिक ओशन के पास रहा करती थी, जिसकी लंबाई करीब 30 फीट से भी ऊपर और वजन 10 टन के बराबर आंका जाता था। हालांकि इतनी ताकतवर होने के बावजूद इनमें एक ऐसी कमी थी जिसने इन्हें एक आसान शिकार बना दिया, और वो कमी ये थी कि ये समुद्र की ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाती थी और हमेशा ऊपरी सतह पर ही तैरा करती थी, जिस वजह से रशियन पर्यटक अपने हार्पून से इसलिए इसका शिकार करने लगे क्योंकि एक तो उनमें मेहनत कम लगती थी और दूसरी बात, इसका शिकार करने से उनका महीनों का खाना चल जाता था। भाई 6-7 टन मांस तो बहुत होता है, जिस वजह से नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो ऑलमोस्ट हर बड़े ट्रेड रूट का सेंटर पॉइंट था, वहां से गुजरने वाले सेलर्स ने इस जीव को मारना मानो एक प्रथा बना ली थी। और फाइनली 1768 यानी खोज से मात्र 27 साल बाद इन क्रिएचर्स का नामो निशान मिट गया। यूरेशियन आर्चर्स। लंबी लंबी सींगें, 6 फीट ऊंचा शरीर और एक रॉयल लुक के साथ इस जीव को एंशिएंट रोमन कल्चर में गेम्स के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे आज के समय में हम लोग बुल फाइटिंग देखते हैं, उसी तरह पहले के दौर में बुल की जगह इस जानवर का इस्तेमाल किया जाता था, वो भी ऐसी लड़ाई में जो सिर्फ तभी खत्म होती थी जब इस जीव और इंसान में से कोई एक मरता था। अच्छा, इस खेल के बहुत चर्चे थे और शाही खानदान में तो खासकर इसे एक रॉयल्टी का प्रतीक माना जाता था, जिस वजह से 13वीं शताब्दी आते आते इनकी संख्या में अचानक गिरावट देखी जाने लगी। ये गिरावट इतनी सिग्निफिकेंट थी कि प्रशासन ने इस जीव को हंट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूरोप के रॉयल और अमीर लोगों तक ही सीमित कर दिया। हालांकि शाही घराने की किसी परंपरा को बदलना एक बहुत बड़ी बात है, जिस वजह से इसको मारने का सिलसिला कम कर दिया गया, पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं, और एक एक करके इनकी हत्या करने का सिलसिला यूं ही बरकरार रहा। 1564 की एक रॉयल रिपोर्ट में केवल 38 बचे हुए यूरेशियन आर्चर्स को टैली किया गया था, और फाइनली 1627 में इस पूरी प्रजाति की आखिरी फीमेल बीमारी की वजह से मर गई और इसका चैप्टर क्लोज हो गया। वूली मैमथ। नो डाउट आज की हमारी इस लिस्ट का ये सबसे पॉपुलर जानवर है, और जहाँ तक हमें याद है हम इसके एक्सटिंक्शंस के बारे में पहले भी बता चुके हैं। दरअसल आज से करीब 7,500 साल पहले जब दुनिया भर में बर्फ की परत पिघलनी शुरू हुई थी, तो आइस एज के खत्म होने के तुरंत बाद वेजिटेशन इतना फ्लोरिश नहीं कर पाई थी, जिस वजह से हम इंसानों ने उन जानवरों का शिकार करना शुरू किया जिनका शरीर भारी भरकम था, ताकि उनका शिकार करने के बाद कम से कम 1-2 हफ्ते तक तो उन्हें कहीं भी कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े। और बदलती हुई दुनिया में जो मैमथ पहले ही आइस एज के दौरान काफ़ी कम हो चुके थे, वो इंसानी शिकार बनने की वजह से और विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए, और धीरे धीरे जैविक इतिहास की सबसे ताकतवर नॉन डायनासोर वेजिटेरियन स्पीशीज में से एक का भी हमारे पूर्वजों ने अंत कर दिया। लकीली उस वक्त आइस एज चल रही थी, जिस वजह से साइबेरिया और ऐसे ही बर्फ से ढकी कई जगहों में इसके बहुत से अवशेष इकट्ठा किए जा चुके हैं, और यही कारण है कि अगर हम लोग इसे एक्सटिंक्ट हो चुके सबसे परफेक्टली स्टडी ऑर्गेनिज्म में से एक का नाम दें तो वो गलत नहीं होगा। हालांकि आज के इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मैं वाकई हिल गया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कितने ही जानवर केवल इस वजह से विलुप्त हो चुके हैं क्योंकि हम इंसानों की भूख उनकी जिंदगी से बड़ी निकल गई, जिस वजह से कई बार मांसाहारी प्रवृत्ति को देखते हुए ये महसूस होने लगता है कि मैंने जिस जानवर को मारा है उसे भी क्या ही पता होगा कि वो जिस परिवार के लिए अपनी जिंदगी लड़ रहा है उसका परिवार उसे कब अलविदा कह देगा।
वैसे आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।